अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड्स। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एन एल्युमिनियम विंडो हैज़ अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। हमारे पास एक एल्युमिनियम से बनी हुई खिड़की है जिसकी जो चौड़ाई है वो 60 सेंटीमीटर है। तो हमने डेटा के अंदर इसको लिख दिया कि W हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। इसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये हमारे पास 0.6 मीटर हो गई। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ 85 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। और जो हमारे पास जो लेंथ है वो 85 सेंटीमीटर है, इसको भी हमने डिवाइडेड बाय 100 करके सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये अब हमारे पास 0.85 मीटर हो गई। अब जैसे कि इन्होंने हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक विंडो है जिसकी जो चौड़ाई है वो 60 सेंटीमीटर है और उसकी जो लंबाई है वो 85 सेंटीमीटर है। When the window is closed, the magnetic flux density is 1.8 exponent minus 4 टेस्ला नॉर्मल टू विंडो। हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, जिसको हम बी से जाहिर करते हैं, वो हमारे पास कितनी है 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 टेस्ला। इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो। हमें क्या मालूम करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है जिसको हम 5b से जाहिर करते हैं। इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल शो हो रहा है वो 0 डिग्री हो रहा है। अब देखिए डायग्राम में कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, इन्होंने हमें क्या कहा है, वो नॉर्मल टू विंडो है। ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऐसे है। अब देखिए अगर हम एरिया वाइज देखिए तो जो एरिया है वो भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, यानी इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो जब भी पैरेलल होती है, जो एंगल हमारे पास होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा। अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 5 इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। क्योंकि हमारे पास एरिया नहीं है तो एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया जो कि हमारे पास है L क्रॉस W। ठीक है, L हमारे पास लेंथ है जबकि W हमारे पास विड्थ है। ठीक है, तो अब हमने L की वैल्यू लिखी जो हमारे पास 0.85 है, जबकि जो विड्थ है वो हमारे पास 0.6। जब हमने 0.85 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया एरिया का वो है 0.51 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमने एरिया निकाल लिया ताकि हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसमें पुट कर सके। तो अब हमने फॉर्मूले को लिखा कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो डॉट हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, कॉज लगाएंगे। जब भी डॉट हटता है तो कॉज लगता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमने पुट करी जो कि हमारे पास डेटा में इन्होंने हमें दी हुई है 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 और ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.51 और कॉज हमारे पास 0 डिग्री है तो कॉज 0 1 के बराबर होता है। अब हमने 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.51 से और cos 1 के बराबर। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 9.18 एक्सपोनेंट माइनस 5 वेबर। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है फाई का। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द पोल्स ऑफ अ हॉर्स मैग्नेट मेजर 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.2 सेंटीमीटर। The magnetic flux density between the magnetic pole is 80 मिली टेस्ला। तो ये हमारे पास जो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.2 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास एरिया है। जब भी इस तरह की दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई में दें तो आप समझ जाइएगा ये एरिया है, क्योंकि एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ठीक है, तो हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइडेड बाय 100 किया दोनों को, तो हमारे पास 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.032 आया। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा तो अब हमारे पास एरिया का जो फाइनल आंसर है वो है 2.56 एक्सपोनेंट माइनस 3 और क्योंकि ये दोनों मीटर में है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पहले 8 को 3.2 से मल्टीप्लाई करके लिखते तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि उसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, जबकि डिवाइड बाय 1000 के बजाय तो वो 10,000 से डिवाइड होगा। अगर आप पहले 8 को 3.2 से कर देंगे तो फिर वो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप यूं ही कर लें, यूं ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा में इन्होंने नेक्स्ट चीज दी हुई है, वो इन्होंने हमें
फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है जिसको हम बी से जाहिर करते हैं, जो कि हमारे पास 80 मिली टेस्ला है। हमने मिली को हटा के 10⁻³ लगाया। आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो। मैग्नेट हमारे पास है ये हॉर्स मैग्नेट यानी कि यू शेप हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके आउटसाइड जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बिल्कुल जीरो है। तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स को बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। दो पोल्स के दरमियान में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है जिसको हम फाई से जाहिर करते हैं, और हमने इसको छोटा सा नीचे बी लिख दिया, ठीक है, जिसको हम फाई से जाहिर करते हैं। तो हमने इसको अब डेटा के अंदर लिख दिया कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है। इस सवाल में एक मिस्टेक है, जो इन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी है ये डेंसिटी कट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने हमें डेंसिटी तो ऊपर बता दी ना कि डेंसिटी तो जीरो है। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है जिसको हम फाई से शो करते हैं, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है बी डॉट ए, ठीक है। फ्लक्स हमारे पास दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होता है यानी कि बी और ए का, ठीक है। तो अब हमने डॉट हटाया, तो डॉट हटाते हैं तो हम कॉस लगाते हैं। तो अभी हमारे पास हो गया बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने बी की वैल्यू पुट करी जो हमारे पास 8 एक्सपोनेंट -3 है, और एरिया जो इन्होंने हमें दिया हुआ है वो 2.56 एक्सपोनेंट -3 है, और कॉस हमारे पास जीरो है। अगर हम मैग्नेट को वर्टिकल डायरेक्शन में रखेंगे तो जो एरिया होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक्स एक्सिस में होगी। मतलब मेन बात ये है कि जो एंगल हमारे पास है वो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया cos 0, तो cos 0 बराबर होता है 1 के। तो अब हमने जब 80 एक्सपोनेंट -3 को 2.56 एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2.048 एक्सपोनेंट -4, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तब भी यही आया। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फाइनल आंसर आया, ठीक है, वो है 2.048 एक्सपोनेंट -4 वेबर, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वायर 1.80 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक वायर है जो कि 1.80 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमारे पास जो एल है वो है 1.80 मीटर। कैरी अ करंट ऑफ 13.0 एम्पेयर, और वो करंट को कैरी कर रही है। करंट को हम आई से शो करते हैं, तो इसको भी हमने डेटा में लिख दिया कि ये हमारे पास 13.0 एम्पेयर है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, और वो एक एंगल बना रही है जो कि है 35 डिग्री सेल्सियस है। इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 1.50 टेस्ला। अब हमारे पास इन्होंने जो एक और चीज दी हुई है वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम बी से जाहिर करते हैं, वो है 1.50 टेस्ला। इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, हमें क्या मालूम करनी है, मैग्नेटिक फोर्स मालूम करनी है उस वायर के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी हमने डेटा में लिख दिया कि हमने एफ मालूम करना है। जब भी कभी किसी वायर की बात की जा रही हो या कभी किसी कंडक्टर की बात की जा रही हो और उसके अंदर करंट मौजूद हो और उसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो, तो उसका हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वो होता है F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बिल, ठीक है ना, क्या कहते हैं हम, बिल साइन थीटा, ठीक है। इसकी आसान फॉर्म में याद करने की, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट करी। बी हमारे पास कितना है 1.50 टेस्ला, तो हमने इसको लिख दिया, और आई हमारे पास है 13.0, ठीक है। इसको भी हमने डेटा में लिख दिया। एल हमारे पास जो लेंथ है वो 1.80 मीटर है, इसको भी हमने डेटा में लिख दिया, और साइन हमारे पास 35.0 है। तो सबसे पहले हमने इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 35.1। अब हमने साइन 35 की वैल्यू निकाली जो कि आई हमारे पास 0.5807, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया फोर्स का वो आया 20 न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन में होती है, तो हमारे पास अब आंसर क्या आया, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। बुक में थोड़ा सा ये 19 पॉइंट कुछ है तो इसका मसला नहीं, आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है तो इससे इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आ सोलिनॉइड हैज लेंथ L इज इक्वल टू 1.23 मीटर।
हमारे पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है यानी कि L वो कितनी है 1.23 मीटर, तो इसको हमने डेटा की हेडिंग डाल के डेटा के अंदर लिख दिया। एंड इनर डायामीटर D इज इक्वल टू 3.55 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास डायामीटर है वो 3.55 सेंटीमीटर है। अब इसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करा। इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइडेड बाय 100 किया, तो हमारे पास जो आंसर आए वो 0.0355 मीटर हो गया, ठीक है। एंड इट कैरीज अ करंट I इज इक्वल टू 5.57 एम्पियर। इन्होंने अब हमें करंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम I से शो करते हैं, वो कितना है 5.57 एम्पियर। इसको हमने डेटा में लिख दिया। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज्ड पैक लेयर। ये 5 क्लोज पैक लेयर पे कंसिस्ट कर रहा है, ईच विद 850 टर्न्स अलोंग लेंथ L। अब इन्होंने हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं जो कि कितने हैं 850 टर्न्स हैं, लेकिन अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि 5 क्लोज पैक्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये 850 जो है नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि हमने डेटा में आपको नजर आ रहा है। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो है 4250 टर्न्स, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं देते ना हमें ये 5 क्लोज पैक, तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते नंबर ऑफ टर्न से, क्योंकि इन्होंने हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ टर्न्स 5 क्लोज पैक के, तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज बी एट इट्स सेंटर। अब हमें क्या कह रहे हैं, इन्होंने बी मालूम करने को दिया है, तो हमने भी इसको डेटा में लिख दिया। ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमें बी मालूम करना है, तो हमने इसको डेटा में लिख दिया। अब हमने डाली कैलकुलेशन की हेडिंग। हम जानते हैं सॉलिनॉइड के फॉर्मूले को, जहाँ पे वर्ड पूरी न्यूमेरिकल में कहीं भी सॉलिनॉइड का यूज होगा तो उस न्यूमेरिकल में हम सॉलिनॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर टोरॉइड का होगा तो टोरॉइड का लगाएंगे, ठीक है। खैर, अब हमने लिखा कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इन्होंने हमें सोलिनॉइड के फॉर्मूले में जो स्मॉल n दिया है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लेकिन डेटा में तो हमें ये नहीं पता। डेटा में तो इन्होंने हमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल दिए हुए हैं, पर यूनिट लेंथ नहीं दिए हुए, तो तभी हम इस स्मॉल n को निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। तो ये जो n है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये कितने हमारे पास 4250 टर्न्स, तो इसको हमने लिख दिया। और हमारे पास लेंथ है 1.23 मीटर, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करा, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो कितना है 3455 टर्न्स, ठीक है। अब हमने सोलिनॉइड का फॉर्मूला लगाया, जो कि हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभी पेपर में दे देते हैं और कभी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, ठीक है। ये म्यू नोट की वैल्यू होती है। तो हमने डेटा के अंदर लिख दिया 4, और पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू लिखी 3.14, और यही एक्सपोनेंट माइनस 7 लिख दिया। एन जो हमने अभी निकाले हैं 3455, और आई हमारे पास यानी कि करंट 5.57 एम्पेयर है, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। जब हमने इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.02417 टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये बुक के अंदर टेस्ला के बजाय मिली टेस्ला में कन्वर्ट है, अब हम इसको मिली टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बुक में मिली टेस्ला में ही मेंशन है। तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो ये हमारे पास मिली टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा अब 24.2 मिली टेस्ला, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम and it gives full scale deflection at 4 milliampere current। हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा डेटा के अंदर जो हमें रेजिस्टेंस दी हुई है वो 50 ओहम है, और जो हमें करंट दिया हुआ है वो कितना है 4 मिली एम्पेयर है। हम इसे मिली एम्पेयर से कन्वर्ट करेंगे एम्पेयर के अंदर, तो बस हम मिली को हटा के यानी कि जो m है इसको हटा के 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 लिख देंगे, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है। अब हमने इस रेजिस्टेंस के साथ G लगाया है और I के साथ भी G लगाया है, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है और गैल्वानोमीटर का करंट है। आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि हम गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को Rg कहते हैं और गैल्वानोमीटर के करंट को Ig कहते हैं, ठीक है। अच्छा, a voltmeter is made using the galvanometer।
हम क्या करेंगे, हमने एक अदद गैल्वानोमीटर के जरिए वोल्ट मीटर बनाना है। तो हम जानते हैं कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, वो भी सीरीज के अंदर। ठीक है, आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, आर एक्स। ठीक है, एंड 50 किलो ओहम रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास आर एक्स है। ओके, तो ये 50 किलो ओहम के बजाय 5 किलो ओहम है। ठीक है, इसको अब हमने डेटा के अंदर लिखा, हम इसे अब कह रहे हैं आर एक्स। ठीक है, यानी कि आर एक्स हमारे पास कितना है, 5 किलो ओहम। अब हम इसे किलो से हटाकर खाली ओहम में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो हमारे पास 5000 ओहम आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर यूजिंग दिस वोल्ट मीटर। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, हमें मैक्सिमम वोल्टेज मालूम करना है, यानी कि V मालूम करना है, इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। वोल्ट मालूम करने के लिए हमारे पास वोल्ट का फॉर्मूला क्या है, आर एक्स इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास आर एक्स कितना है, 5000 हमें मालूम करना है, तो हमने इसको एज इट इज उतार लिया। आई जी हमारे पास जो अभी हमने मिली एम्पियर से कन्वर्ट करा है एम्पियर में, उसे हम लिखेंगे 4 एक्सपोनेंट माइनस 3, और माइनस आर जी हमारे पास है 50, तो हमने इसको लिख दिया। अब ये 50 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका आंसर हमारे पास 5050 आएगा। अब हम 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये अभी v के साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा v का, वो होगा 20.2 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास v का फाइनल आंसर है, हमने मैक्सिमम वोल्टेज मालूम कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी मालूम करनी है, इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। अब इन्होंने हमें करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, इसको हम डेटा के अंदर लिख दिया, और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। ठीक है, कंपेयर इट विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसे हमने कंपेयर करना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। अब इन्होंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है कि हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी हुई है, जो कि हमें दी जाती है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई है, तो हम इसे वही पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, वैसे ये पेपर में दी जाएगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें। हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, जो कि हमारे पास 1 एम्पेयर है। हमने इस कंडक्टर के 1 मीटर के फासले पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। ठीक है, और उसको कंपेयर करना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कितने गुना है। ठीक है, इसको हमने कंपैरिजन के फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यहाँ पे बायर्ड सवर्ट लॉ लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला हमेशा यही होता है। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, जो कि है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, और जो करंट है वो हमारे पास 1 एम्पियर है। इसके अलावा 2 पाई हमने ऐसे ही लिख दिया, और आर है हमारे पास 1 मीटर है। ठीक है, हमने पाई से पाई कट कर दिया, और 2 से 4 कट करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 आया, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यही आया, नीचे हमारे पास सिर्फ 1 ही बचा है। तो बी का हमारे पास जो आंसर आया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, वो है 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 टेस्ला। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल आई। अब हमें कंपेयर करना है इसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो हमने लिखा B डिवाइडेड बाय BE। ठीक है, क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जिसका आंसर हमने अभी निकाला है वो हमारे पास 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 है, जबकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें दी जाती है, जो कि आपके नहीं दी हुई, मैं आपको बताती हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिल जाएगी आपको। वो है 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। ठीक है, जब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, तो हमारे पास 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 आंसर आया। अब हम इस BE को ले गए इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, तो हमारे पास आंसर आ गया कि जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। अगर अब हम इसे एक्सपोनेंट में नहीं लिखें, पॉइंट के फॉर्म में लिखे, तो ये होगा 0.004, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के 0.004 टाइम्स है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट वुड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, हमें करंट मालूम करना है। हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने उसमें लिखा कि हमें आई मालूम करना है। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने हमें कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो बी है, ट्वाइस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ट्वाइस है, 2 बार है। तो हमने डेटा में लिख दिया कि B इज इक्वल टू 2BE। बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और वो ट्वाइस है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। तो बी मैग्नेटिक फील्ड है और ई हमने लगा दिया छोटा सा ताकि पता चले ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हमें क्वेश्चन में दी हुई है जो कि है 5.0 एक्सपोनेंट माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, तो हमने डेटा के अंदर ही क्या करा कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की वैल्यू से। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस को डी से शो नहीं कर रहे हैं, हम आर से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे बायट सावर्ट लॉ लग रहा है। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर से शो करते हैं। ठीक है, अब हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.05 मीटर हो जाएगा। और बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ई लगा दिए यानी कि अर्थ क्या है, तो ये हमने डेटा के अंदर ऐसे ही लिख दिया। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाल फॉर्मूला लगाया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया क्योंकि हमें आई मालूम करना है, तो 2 पाई आर को हम बी के पास ले गए तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड में आ गया। अब हमने बी की वैल्यू पुट करी, ठीक है, जो कि हमने अभी निकाली है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 और 2 हमने ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू हमने नहीं लिखी। तो हमारे पास आर था वो 0.05 है, इसको भी हमने लिख दिया। म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, जो कि है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7। तो हमने क्या किया, हमने पाई से पाई को कट कर दिया और 2 1 जा 2 करा और 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 और ऊपर हमने 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 से, तो उसका आंसर 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 आया। अब हमने 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइड करा 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 से, तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 25 एम्पियर। ठीक है, अब हमें करंट मालूम हो चुका है वो कितना है, 25 एम्पियर है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि अब लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर from a long straight conductor carrying a current of 6.5 एम्पियर। हमें क्या मालूम करना है, फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है। फ्लक्स डेंसिटी कहें या मैग्नेटिक फील्ड कहें एक ही बात है, इसको हम बी से जाहिर करते हैं, तो हमने इसे डेटा के अंदर लिख दिया। हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 0.1 मीटर है, ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है आधा तो। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने हमें करंट दिया हुआ है वो 6.5 एम्पियर है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स पर अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ at a distance of 0.1 meter from the first and carrying a current of 3 ampere। हमें क्या मालूम करना है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने इसको ए पार्ट को हमने ऊपर वाला कह दिया, नीचे वाले को हमने बी पार्ट कह दिया और इसके अंदर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि एफ डिवाइडेड बाय एल मालूम करना है। ठीक है, और इन्होंने जो हमें डिस्टेंस दिया है उसे हम कह रहे हैं 0.1 मीटर और करंट इन्होंने हमें 3 एम्पियर दिया है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7। ठीक है, और आई हमारे पास 6.5 एम्पियर है। ठीक है, और 2 पाई हमने ऐसे ही लिखा और आर हमारे पास 0.1 है। पाई से पाई की वैल्यू कट गई और 2 1 2 2 टू 4 ये भी कट गया, तो अब हमारे पास ऊपर बचा 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 और मल्टीप्लाई बाय 6.5 और नीचे 0.1। ठीक है, तो जब हमने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और नीचे से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 13 एक्सपोनेंट माइनस 6 टेस्ला। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का आंसर आ गया 13 एक्सपोनेंट माइनस 6 टेस्ला। अगर आपके पास ही 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 5 भी आता तब भी ठीक है, एक ही बात है, राउंड ऑफ हुआ हुआ है। ठीक है, अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम की वो पहले वाले कंडक्टर की थी,
अब इसी पहले वाले कंडक्टर के बिल्कुल बराबर में एक और कंडक्टर है। अब हमने ये मालूम करना है कि इस पहले वाले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे वाले कंडक्टर में कितनी फोर्स अप्लाई होगी। अब हमने मालूम करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो करंट हमारे पास y एक्सिस में फ्लो कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x एक्सिस में है, यानी कि सामने की तरफ है। तो ये इन दोनों की जो डायरेक्शंस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी जो डायरेक्शंस होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बनता है, और अगर डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में होती हैं, तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता है। तो अब ये वाली जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो अब थीटा हमारे पास 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो अब हमारे पास F इज इक्वल टू BIL हो गया। तो हमने कहा कि इन दिस केस क्योंकि हमें F डिवाइडेड बाय L मालूम करना है, तो L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे आके ये F के नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब हमने B की वैल्यू लिखी जो कि हमने अभी निकाली है 13 एक्सपोनेंट माइनस 6, और I की हमारे पास 3 है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो आंसर आया वो है 39 एक्सपोनेंट माइनस 6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपका ये 3.9 एक्सपोनेंट माइनस 5 आता है तब भी कोई मसला नहीं है, राउंड ऑफ हुआ हुआ है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और लेंथ की मीटर होती है, तभी ये इसकी यूनिट बन गई। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लें कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है और लेंथ की मीटर होती है। तो हमारा सवाल यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के तमाम रिप्लाई दूंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।